Hello everyone, I'm Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। क्या होता है और क्या टाइप हैं उनके बारे में देखेंगे। तो 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? टू चेंज करना। नाउ अब वो चेंज किस तरीके का होता है? दिस चेंज कैन बी आइदर बी शेप, साइज और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या तो वो शेप में हो सकता है, या साइज में हो सकता है, या पोजीशन में हो सकता है। अब ये कितने तरीके का है, कितने टाइप्स का है, तो यहाँ पर हमारे कुछ 2D ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला है ट्रांसलेशन, दूसरा है स्केलिंग, तीसरा है रोटेशन, जो हम 3 आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी 2 ट्रांसफॉर्मेशन और हैं, रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग। इन दोनों को हम एक अदर वीडियो में देखेंगे कि इसको कैसे देखना, क्या इसमें होता है। बट आज जो हम इस वीडियो में देखेंगे, ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन विद देयर न्यूमेरिकल्स। ठीक हो गया। अब ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन है चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। वहीं इस रोटेशन को बोलेंगे, तो रोटेशन क्या है? मूवमेंट, MOVE, मूवमेंट अलोंग सर्कुलर पाथ। या फिर हम इसे कह सकते हैं किसी एंगल में, अगर एंगल में चेंजेस हैं तो दैट इज रोटेशन। अगर हम कहते हैं चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्टेंस में चेंज है, तो वो हो गया आपका ट्रांसलेशन। थर्ड है स्केलिंग। स्केलिंग अगर हम कहते हैं, स्केलिंग कहने का मतलब है कि हम साइज में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? चेंज इन साइज, मतलब अगर उसको इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पॉइंट हो, चाहे लाइन हो, चाहे कोई पॉलीगन हो, उसमें चेंजेस आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट वन हम लेते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? देखो, इसको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में लिखने के लिए आ गया तो थोड़ा बहुत, इट इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय रिपोजिशनिंग इट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट लोकेशन टू अनदर कोऑर्डिनेट। मतलब एक कोऑर्डिनेट लोकेशन से दूसरे कोऑर्डिनेट लोकेशन में अगर उसको पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो पॉलीगन हो, चाहे वो आपका कोई पॉइंट हो, तो वो आपका ट्रांसलेशन क्या है। अब जब हम 2D ट्रांसलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं वो ट्रांसलेट हो गया। तो 2D पॉइंट बाय एडिंग ट्रांसलेशन डिस्टेंस। ट्रांसलेशन डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं ओरिजिनल पोजीशन में, और ट्रांसलेशन डिस्टेंस को हमने क्या दिया है? TX एंड TY, एंड द ओरिजिनल इज XY कोऑर्डिनेट। एंड मूव करने के बाद नई पोजीशन जो निकल के आई है वो X डैश, Y डैश। आप इसे किसी भी नाम से ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही चीज़ है, बट हम इसे X में ट्रांसलेशन, Y में ट्रांसलेशन, ये आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपके न्यू पॉइंट निकल रहे हैं, तो वो किस तरीके से हैं, क्या है, उसे एक बार देख लेते हैं। ठीक हो गया। तो जब हम अब ये देखें, यहाँ पर मैंने क्या करा, एक ग्राफ है XY प्लेन, जो हम हमेशा ही कह रहे हैं। अब मैंने कहा ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ ट्रांसलेट हो रहा है। ट्रांसलेट हो रहा मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ से इतनी डिस्टेंस में ट्रांसलेट हुआ, तो इसका मतलब ये XY प्लेन है। मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, ये मैंने इसको ले लिया। तो ये मेरा कितने डिस्टेंस हुआ आपका? ये मेरा XY कोऑर्डिनेट था, जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट था। जो नया कोऑर्डिनेट निकला वो क्या निकला? X डैश, Y डैश। और ये मेरे को क्या बता रहा है कि इतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है। तो ये क्या हो गया मेरा? ये X कोऑर्डिनेट की तरफ है तो TX, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये Y की तरफ को कोऑर्डिनेट है, जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, जो ट्रांसलेट किया है, तो वो TY हो गया। ये समझ में आया। ये समझ में आने के बाद अब मैं इसको किस तरीके से, मैंने कहा X मेरा अगर यहाँ पर 2 था, 2,2 था,
तो इसमें मैं अगर यहाँ पर 2 था, इसमें जब मैं इतना ऐड कर दूंगी, अगर ये 2 है, 2 और ऐड कर दिया तो ये मेरा पॉइंट कौन सा हो गया 4। तो यहाँ पर क्या x बन गया 2 से क्या बन गया 4। y मेरा यहाँ पर 2 था अगर मैं कहूँ इसको, तो ये यहाँ जाने के लिए ये अगर मेरा 4 कोऑर्डिनेट है तो मतलब मेरा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 2 डिस्टेंस, तो ये 4 2,2 अब क्या बन गया 4,4। तो वो क्या करा उसने, प्लस कर दिया डिस्टेंस में। तो क्या कह रहा है, जब हम नए ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो वो किस तरह का ट्रांसलेशन हो जाता है, x डैश इज इक्वल टू x जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है उसमें डिस्टेंस आपकी, या ट्रांसलेट जितना मैंने किया ये डिस्टेंस ये होगी जाएगा, तो मेरी नया कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा। वैसे ही y के लिए भी हो गया, ओल्ड कोऑर्डिनेट प्लस जो डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करी है y की तरफ, ये हो गया। अब इन tx और ty जो होते हैं, इसको यहाँ पर लिख भी देते हैं, जो tx एंड ty होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर, कॉल्ड एज, क्योंकि आपको पूछा भी जा सकता है ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है, ट्रांसलेशन वेक्टर, या फिर इसको बोला जाता है शिफ्ट वेक्टर। और शिफ्ट नाम से पता लग रहा है या तो ट्रांसलेट हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है, ठीक हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हमको इसको रीराइट करना है तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये मेरा, मैंने क्या करा, न्यू जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो p ले लिया, p में p डैश, न्यू जो मेरा निकला है वो p डैश, और जो ओल्ड हो गया मेरा वो p हो गया, और जो ट्रांसलेट हो गया वो क्या हो गया t। तो मैंने क्या कर दिया इसको, p डैश इज इक्वल टू p प्लस, सॉरी क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, एडी तो कर रही हूँ, p प्लस t। तो मेरे न्यू कोऑर्डिनेट क्या हैं, x डैश y डैश इज इक्वल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट x और y प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ये क्या हो गया, मेरे मैट्रिक्स फॉर्म में मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती, ठीक हो गया। अब इसी में ही मैं कुछ इसके क्वेश्चन, देखो अभी तक तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट करी, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, इसमें देखते हैं कि अगर मैं इसको क्वेश्चन से सॉल्व करती हूँ तो किस तरीके से कहा जा सकता है, ये बेटर वे में समझ सकते हो आप। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन क्या लिखा, ट्रांसलेट अ पॉइंट, ऐसे ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी आएंगे, ये छोटे हैं, जब एग्ज़ाम में आते हैं तो वो थोड़ा सा होमोजीनियस या कंपोजिट कोऑर्डिनेट की तरफ आते हैं, कि एक जो हमारे जितने भी ट्रांसलेशन उनको ऐड करके, तो पहले जब छोटा आएगा समझ में तभी हम उससे आगे कर पाएंगे। वेयर ट्रांसलेशन वेक्टर मेरा क्या है, ये है, तो आपको कहा जा रहा है फाइंड p डैश, ऐसा भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं। तो क्या दे दिया, जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है वो ये है, जो ट्रांसलेशन वेक्टर हैं ये हैं, और p डैश निकालना है, आपको सिर्फ मैट्रिक्स में पुट कर देना है। तो p डैश इज इक्वल टू p प्लस t हमारा फॉर्मूला था, p डैश क्या है, x डैश y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस tx ty, यही फॉर्मूला है हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी नेक्स्ट में अगर आपको डायरेक्ट देखना होगा तो इसी को करवा भी दूंगी, ठीक। x डैश y डैश ये हमें निकालना है, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, कितना दिया है 2 और 6 प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर -1 1, तो कितना हो गया, इन दोनों को प्लस करके ये 1 आ गया, ये 7 आ गया। अब ये हमारा न्यू कोऑर्डिनेट है, तो p डैश मेरा क्या निकल गया 1,7। अब इसको एक बार देख लेते हैं, उसमें हमने पॉइंट की बात करी थी, देखिए ऐसे ही होगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट 1 2 3 5 6 7, इस तरह 1 2
3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट क्या है, कह रहा है 2, 6, 2 and 6, ये मेरा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है। अब इसमें कितना ट्रांसलेट करना है, इसमें मेरे को -1 करना है, मतलब ये एक कम हो जाएगा और ये एक ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे कोऑर्डिनेट 1,7 आया है, तो ये 1,7 ये कोऑर्डिनेट हो गया। इसका मतलब क्या है, मेरा ये वाला पॉइंट खिसक के कहाँ पहुँच गया है, अगर ट्रांसलेशन करती हूँ तो ये यहाँ पहुँच चुका है। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने नेगेटिव करा, मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया था ताकि आपको ये समझ में आए कि बाय चांस हम लाइन ऐसे कहते हैं, मतलब पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा या ये लाइन यहाँ से खिसक के यहाँ चली गई, पॉजिटिव वे में नहीं। अगर बाय चांस पॉइंट यहाँ है और यहाँ आ रहा है, तब भी हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है, बस tx या ty क्या हो जाएगा, माइनस की तरफ को। ठीक हो गया, समझ में आया। ये पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ ट्रांसलेट हो गया है, मतलब इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये डिस्टेंस हो गई ट्रेवल करी और ये वैल्यू इतनी फाइंड आउट। अब एक क्वेश्चन इसका पॉलीगन में देख लेते हैं। ठीक हो गया, अगर मैंने कहा क्वेश्चन 2, मैंने कहा ट्रांसलेट, इसमें ज़्यादा, इसमें ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रांसलेट अ पॉलीगन विथ कोऑर्डिनेट, क्या क्या कोऑर्डिनेट, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट A 2,4, B कोऑर्डिनेट, पॉलीगन में ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें C, 4,4 हो गया। बाय ट्रांसलेट कितने से करना है, 3 यूनिट इन x डायरेक्शन एंड 4 यूनिट इन y डायरेक्शन। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये 3 कोऑर्डिनेट हैं, इसको देख लेते हैं एक बार, मतलब कि ये ओरिजिनल में कैसा है। ओरिजिनल में 1 2 3 4 5 6, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये ट्रांसलेट होके कहाँ चले जा रहा है, कैसे हम कह रहे हैं प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। 5 6 7 8 9 9 ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को लूँ तो ये क्या कह रहा है, 2,4, ए वाला कोऑर्डिनेट 2,4 है। देन बी कोऑर्डिनेट 3,5 है, 3,5, बी कोऑर्डिनेट 3,5, सी कोऑर्डिनेट 4,4, 4,4, सी का हो गया 4,4। तो ये क्या पॉलीगन बन गया, एक ट्रायंगल जैसा पॉलीगन बन गया। अब मैंने कहा इसकी पोजीशन चेंज करो कि x में तो क्या हो, 3 यूनिट ये बढ़ जाए और y में आपका 4 यूनिट बढ़ जाए। तो इसको फॉर्मूले में पुट करके देख लेते हैं। a डैश कोऑर्डिनेट के लिए अगर आप निकालेंगे तो क्या है, फॉर्मूला आपका क्या है, p डैश इज इक्वल टू p प्लस t। तो p की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2,4, t की क्या है, x में 3 y में 4, यही है। तो ये कितना निकल गया 5 and 8, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट a डैश कोऑर्डिनेट क्या निकल गया मेरा 5,8। देन b डैश की क्या है, हो गया 3,5 प्लस अगेन यही कोऑर्डिनेट इसमें ट्रांसलेट करने हैं हमको, तो ये हो गया मेरा 6,9। तो b डैश मेरा कितना निकल गया 6 and 9। c डैश इसे भी देख लेते हैं। c डैश के लिए मेरे पास क्या है 4,4, इसको फिर से वो इसी में ट्रांसलेट करना है और ये निकल गया 7 and 8। तो c कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया 7,8। अब इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि इन कोऑर्डिनेट के बाद क्या मेरे पास 3,4 मतलब 3 और 4 x में 3 ऐड करके कहाँ कितना ट्रांसलेट हो रहा, यही
मेरा पॉलीगन। कितना हुआ, ए डैश क्या कह रहा, 5,8, 5,8, 5,8। बी डैश क्या कह रहा है, 6,9, 6,9, बी डैश इज 6,9 एंड सी डैश इज 7,8, 7,8। तो ये क्या हुई, इस जो ओरिजिनल मेरा जो पॉलीगन था यहाँ पर, वो हमने ट्रांसलेट करके कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पहुँचा दिया। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसलेशन ऑफ 2D इमेज या फिर 2D ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। तो हमने ट्रांसलेट में क्या देखा, हमने देखा ट्रांसलेशन होता क्या है, रिपोजिशन। रिपोजिशन किस तरीके से, नई पोजीशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितना भी ट्रांसलेट किया उसमें ऐड कर देना है। उसके हमने 2 क्वेश्चंस देखे। नाउ थर्ड इज आर रोटेशन। सेकेंड ट्रांसलेशन क्या है, रोटेशन। अ 2D ट्रांसलेशन इज अप्लाई एन ऑब्जेक्ट बाय रिपोजिशनिंग इट अलोंग अ सर्कुलर पाथ। रिपोजिशन करना विथ इन सर्कुलर पाथ। अब वो कैसा पाथ है, टू जनरेट अ रोटेशन वी स्पेसिफाई अ रोटेशन एंगल थीटा। किसी एक एंगल थीटा में हम उसे रोटेट करेंगे और पोजीशन हमारी नेक्स्ट जो हमारी पोजीशन निकलेगी वो एक्स डैश वाई डैश हो गई ऑफ अ रोटेशन पॉइंट ऑफ, या फिर रोटेशन पॉइंट वहीं पर से, या फिर पाइवेट पॉइंट। ये दोनों क्या होते हैं, ये ओरिजिन और पाइवेट पॉइंट से रिलेटेड हैं। अभी बताती हूँ क्या है। अबाउट विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी रोटेट। अब साइन एंगल का जो साइन होगा वो क्या डिटरमाइन करेगा, रोटेशन की डायरेक्शन क्या है। ठीक, अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। अब ये क्या है, कहने का मतलब है ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। अगर मेरा इस तरीके से वैल्यू जा रही है, मतलब मेरा एंगल थीटा इस तरफ को जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पर 30 होगा, 30 से इधर चला गया तो ये बढ़ेगा ही, तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज, या फिर हम कह सकते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज। उल्टी ये सुई घूमती है ये। ठीक हो गया। और वहीं पर अगर मैं बात कर दूं क्लॉकवाइज की, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, तो यहाँ पर मतलब मेरा जो एंगल है वो थीटा इस तरफ को है, मतलब थीटा की क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। अब रोटेशन 2 तरीके से होते हैं, एक होता है ओरिजिन पे, एक होता है हमारा पाइवेट पॉइंट में। ठीक हो गया। ओरिजिन और पाइवेट पॉइंट मतलब, ओरिजिन मतलब ये मेरा, अगर सब रेड से ही हो जा रहा है, ठीक, ये मेरा अगर एक्स वाई प्लेन है तो ओरिजिन कहाँ होता है हमारा, हमेशा यहाँ 0,0। वो कह रहा है कि अगर ये थीटा है, मतलब ये कोई एक एंगल है और ये मूव कर रहा है, इस तरफ को मूव कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो क्या हो गया, ये ओरिजिन से होते हुए जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अबाउट द ओरिजिन रोटेशन। अगर इसी में बात हम कर दें कि ये हमारा क्या है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है और उसको हम किसी एंगल में रोटेट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एंगल हो, 45 हो या जो भी है, तो ये वाले जो ये एक्स वाई प्लेन में बात करते हैं रोटेशन की, तो ये होता है पाइवेट। पाइवेट मतलब स्पेसिफिक पॉइंट में, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट में। तो रोटेशन में हम ओरिजिन एंड पाइवेट पॉइंट दोनों ही देखेंगे। पाइवेट पॉइंट को हम कुछ समय बाद देखेंगे, ओरिजिन वाला हम पोर्शन अभी देखते हैं। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट, ओके, नाउ अब इसमें देखते हैं कि ये क्या, कैसे इसको हम निकालते हैं। क्या ये रोटेशन हम कहते हैं क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, क्या इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक, नाउ मैंने ये ले लिया
एक ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, ठीक। मैंने कहा ये मेरा जो एंगल है, ओरिजिनल एंगल मेरा है वो क्या है, फाई हो गया। अब ये मेरा एक पॉइंट है जिसमें मैं कह रही हूँ ये इस एंगल पॉइंट मेरा कहाँ है, इतने एंगल पे है। अब ये जब मैंने रोटेट किया, इसे इस तरफ को रोटेट किया, तो मेरा ये नया पॉइंट यहाँ पर निकल गया, समझ लो पी एक्स डैश वाई डैश। तो ये वाला पॉइंट क्या है, कुछ ये वाले एंगल में भी होगा ये, तो मैंने इसको दे दिया थीटा, ठीक हो गया। अब ये मैंने क्या दे दी, ये जो डिस्टेंस है वो मैंने दे दी आर डिस्टेंस दे दी। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये इस थीटे की बात, मतलब इस थीटा की बात, ये सॉरी फाई की बात करूं, ये फाई एंगल की बात करूं, तो ये एंगल क्या है, ये मेरा क्या है, देखिए ये मेरा एक्स एक्सिस में इतना डिस्टेंस है, ये मेरी क्या है, वाई की डिस्टेंस। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल क्या कहलाता है मेरा, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होता है, कॉस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस फाई इज इक्वल टू कितना होता है, आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला अगर याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या है, पी वाला साइन होता है, ये मेरा कॉस होता है, यही तो होता है। तो कॉस तो साइन, जब हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना हो गया, आर, जो मेरा आर डिस्टेंस है, आर अपॉन कितना, कॉस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेनस अपॉन, सॉरी साइन और कॉस यहाँ, ठीक है गड़बड़ हो गई थी, साइन एंड कॉस। तो कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया आपका, एक्स अपॉन आर। वैसे ही साइन के लिए, साइन फाई अगर होगा तो साइन के लिए क्या है, अगेन y अपॉन आर, यही हो गया, y अपॉन आर हो गया। अब इससे क्या निकल जाएगा मेरा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x और y के कोऑर्डिनेट मेरे थीटा के अकॉर्डिंग, फाई के अकॉर्डिंग निकल जाएंगे। तो r cos थीटा एंड r साइन, सॉरी फाई, हाँ थीटा बोलने की आदत हो गई है, ठीक हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट निकला है वो निकालने की कोशिश करेंगे। वो कैसे निकलेगा, अगर ये पॉइंट लेना है तो यहाँ ओरिजिन से ये पूरा एंगल लेना होगा, और पूरा एंगल क्या है, फाई प्लस थीटा। तो ये क्या लिया, एक्स डैश इज इक्वल टू आर कॉस फाई या थीटा प्लस फाई। अब इसको फॉर्मूले को खोल लेते हैं, आर कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। वैसे इससे कर लेते हैं, आर कॉस थीटा कॉस फाई माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। नाउ नेक्स्ट अब हमने क्या निकाला था, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉस फाई निकाला था, आर कॉस फाई में हम क्या लिख देंगे, x कॉस सॉरी थीटा कॉस थीटा, क्योंकि आर कॉस फाई की वैल्यू मेरी क्या है यहाँ, x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा। तो जब हम x डैश की वैल्यू निकालते हैं तो मेरी x डैश की वैल्यू क्या निकली, ये निकल गई। अब y डैश के लिए निकालते हैं
y डैश के लिए क्या निकलेगी, सेम एज इट इज, y डैश इज इक्वल टू r साइन थीटा प्लस फाई। जैसे y के लिए निकला तो y डैश के लिए ये हो जाएगा। अब इसको भी हमने ओपन किया, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा, जो हमने 12th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो भी हम कह लें, उसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता था वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर भी यूज़ करना है, साइन फाई। नाउ अगेन r साइन फाई कितना है, y है, r साइन फाई, r cos थीटा x है और r साइन फाई y है। तो अगेन x साइन थीटा प्लस y cos थीटा। तो y डैश की क्या निकली हमारी वैल्यू, ये निकल। अब इसी को हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। नाउ इसी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या है, P डैश इज इक्वल टू आर पी। हम क्या कर रहे हैं, इसी में इसी को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक हो गया। थीटा को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं उसके पाइवेट, नहीं सॉरी, उसके ट्रांसलेशन पॉइंट्स। एक्स डैश वाई डैश, ये क्या हो गया, कॉस थीटा साइन माइनस साइन थीटा, ये एक साथ लिख दिया, इधर साइन थीटा और ये कॉस थीटा। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, x एंड y, ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करने के बाद इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे ये सॉल्व होता है, ठीक हो गया। इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत छोटी टेक्निक है और आपको समझ में भी आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, क्या पॉइंट हो रहा है। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया यहीं पर, a point 4,3 is rotated in counter clockwise, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है बाय द एंगल हाउ मच, 45 डिग्री। तो फाइंड करो कह रहा है रोटेशन मैट्रिक्स आर एंड द रिजल्टेंट पॉइंट ऑल्सो, रिजल्टेंट पॉइंट, ओके। दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं, कैसे होंगे देखो। सीधा फॉर्मूला क्या है, P डैश इज इक्वल टू आर पी, ये मेरा सॉल्यूशन है। अभी मैं जब इसको इसमें करके दिखाऊंगी आपके ग्राफ में, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक। x डैश y डैश, अब काउंटर क्लॉकवाइज की बात करी है, तो काउंटर क्लॉकवाइज आपका क्या है, यही आपका काउंटर क्लॉकवाइज है। तो आपका सॉरी हाँ, यही आपका काउंटर क्लॉकवाइज है। तो काउंटर क्लॉकवाइज में फॉर्मूला क्या है, यही है, तो इसी में पुट करेंगे। अभी एंटी क्लॉकवाइज या सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है वो भी यहाँ पर लिख दूंगी, ठीक हो गया। नाउ हेयर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एक्स वाई, कॉस 45 साइन 45 माइनस साइन 45 कॉस 45
x और y 4,3। अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 1/√2 माइनस 1/√2, दोनों की √2 ही होती है, 1/√2 1/√2 1/√2। तो आपका रोटेशन मैट्रिक्स तो क्या हो गया, ये निकल गया। नाउ जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व कैसे होता है, दिस ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा और दोनों का प्लस, यही होता है 4/√2 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया √2, दिस ऑल्सो सेम, इस यही प्रोसेस यहाँ फॉलो होगी, 4/√2 प्लस 3√2। तो कितना आ गया, 1/√2 7/√2। अब अगर इसको हम कोऑर्डिनेट में लें तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, इससे इसको डिवाइड करने के बाद क्या आता है, v' इज इक्वल टू 0.7 एंड इससे इसको डिवाइड करने के बाद 4.9। ये मेरे कोऑर्डिनेट निकले। अब देखते हैं कि क्या ये कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं और कैसे निकल रहे हैं, कैसे ग्राफ में शो होते हैं। देखिए मैंने आपको बोला कि ये मेरा क्या है आपका एंगल थीटा, सॉरी 1 कितना है 4,3, 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा 1 2 3 4 5 जो भी। अब मेरा पॉइंट कहाँ पर है, कह रहा है ये वाला पॉइंट 4,3, तो मेरा पॉइंट कहाँ पर है 4,3 पर है। तो ये क्या है, कोई एक एंगल है जो मेरा 5 है किसी एंगल में। जब मैंने इसको 45 डिग्री और मोल्ड कर दिया, जब यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रखोगे और 45 देखोगे तो मेरा जो पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट जो निकला वो क्या निकला 0.7 एंड 4.9। तो मेरा जो 0.7 एंड 4.9 ये मेरा क्या है P डैश है। तो मेरा ये जो 45 डिग्री में क्या कोऑर्डिनेट निकला, ये 45 डिग्री फ्रॉम हेयर। आप इसको प्रोटेक्टर से करके देखेंगे तो बहुत इजीली समझ, मेरे को लगता है कि हाँ आपको इसमें भी समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जो 4.3 है वो 45 डिग्री मोल्ड होने के बाद उसका जो नेक्स्ट पॉइंट निकला वो यही निकला है। ठीक हो गया। ऐसे ही रोटेशन के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। हाँ ये मेरा क्या है काउंटर क्लॉकवाइज का आपका फॉर्मूला है। और अगर आप बात करेंगे किसकी, क्लॉकवाइज की, तो अगर क्वेश्चन में जैसे काउंटर क्लॉकवाइज दिया था, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्मूला सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस क्या होंगे, P डैश ऐसे ही रहा, P भी मेरा सेम एज इट इज रहा, ओनली द डिफरेंस बिटवीन द साइन। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसके साइन में तो कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस थीटा और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। बस रोटेशन में इतना ही था कि कैसे इसको सॉल्व करना है और कैसे आप इसे मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मैं कहना चाह रही हूँ। रोटेशन फर्स्ट सर्कुलर पाथ में होता है, एक्स डैश वाई डैश और किसी थीटा एंगल में से रोटेट करना होता है। पॉजिटिव वैल्यू अगर किसी एंगल की मतलब क्या कहते हैं साइन अगर पॉजिटिव है एंगल का तो काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये कहने का है कि अगर इस तरीके से होगा तो काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसे होगा। देखो ये जो हमने क्वेश्चन करा था अभी देखते हैं, ठीक हो गया। और फिर रोटेशन ओरिजिन में भी होता है, पाइवेट पॉइंट में। पाइवेट पॉइंट में होने के कारण क्या होता है कि आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, फर्स्ट यू विल ट्रांसलेट इट इनटू हेयर, ओरिजिन में आप ट्रांसलेट करेंगे फिर पाइवेट, तो वो कंपोजिट में आ जाता है। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पाइवेट पॉइंट का रोटेशन होता है,
ठीक हो गया। फिर इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे होता है, तो हमारा जो थीटा है वो कैसे जा रहा है, वो भी ऐसे जा रहा है। अगर ऐसे होता, पॉइंट यहाँ कहीं होता और वो नीचे की तरफ आ रहा होता, तो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला, हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में आ गया। नाउ थर्ड है आपका स्केलिंग। स्केलिंग क्या है, आपके साइज में ऑल्टरेशन, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो वो छोटा होगा या फिर वो बड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया, अपने ओरिजिनल पॉइंट से। अब यहाँ पर दो टाइप है, एक है यूनिफॉर्म स्केलिंग, एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग। देखो, दिस ऑपरेशन कैन बी कैरीड आउट द पॉलीगन बाय द मल्टीप्लाई द कोऑर्डिनेट वैल्यू विथ ईच वर्टेक्स बाय स्केलिंग फैक्टर। अब इस यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर Sx या Sy दे दिया है हमने, ठीक हो गया। एंड टू प्रोड्यूस अ ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट दिस। अब यूनिफॉर्म स्केलिंग का मतलब है कि अगर आप x और y में क्या करते हैं, बाई चांस सेम यूनिट देते हैं, हो सकता है वो 2 सेंटीमीटर का आप स्केल दे रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्म स्केलिंग में आएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग का मतलब है कि x को आपने दे दिया 1 यूनिट और दूसरे को दे दिया आपने y को अनदर यूनिट। मतलब कि जैसे इसको आपने दे दिया 2 सेंटीमीटर और y को दे दिया आपने 9 सेंटीमीटर। यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, कुछ भी हो। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्केलिंग और नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग। अब मैंने इसको क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन कर देता है। देखो मल्टीप्लिकेशन क्यों, मैंने कहा कि ये मेरा पेपर था, इसको मैंने दुगना कर देना है, तो मैंने क्या करा, उसको ट्वाइस कर दिया। इस पेपर को दुगना कर दिया तो वो बड़ा कर दिया, तो उसके साइज में मल्टीप्लाई कर दिया विथ 2 फैक्टर। अगर मैं छोटा करूँगी तो उसको क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई 1/2, अगर आधा करना है। ठीक हो गया, तो इसीलिए उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा जो फैक्टर होगा यहाँ पर वो क्या होगा, फैक्टर P डैश इज इक्वल टू P डॉट स्केलिंग कर देती हूँ। ठीक हो गया, स्केलिंग वहाँ पर मैंने क्या करा था, रोटेशन में। हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, रोटेशन समझने के लिए रोटेशन, ट्रांसलेशन समझने के लिए T लिख दिया, यहाँ पर रोटेशन के लिए R लिख दिया, स्केलिंग के लिए S लिख दिया। ठीक हो गया। अब सेम यहाँ पर प्रोसेस क्या करनी है, यहाँ पर x डैश की क्या होगी, x डॉट स्केलिंग ऑफ x, y डैश इज इक्वल टू y डॉट स्केलिंग ऑफ y। इतना ही तो है। अब अगर x और y, देखो 3 केसेस होते हैं यहाँ पर, केस 1, 2 एंड 3। अगर 0 और 1 से, 0 से बड़ा 1 से छोटा अगर साइज होगा इनका स्केलिंग फैक्टर का, इट्स मीन साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर स्केलिंग फैक्टर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ग्रेटर देन 1 आया, तो इसका मतलब ये मेरा साइज डिक्रीज होगा। ठीक हो गया, ये मेरा साइज इंक्रीज हो जाएगा। और अगर स्केलिंग फैक्टर दोनों का बराबर है, इट्स मीन ये क्या है, यूनिफॉर्म स्केलिंग है। अभी समझ में आएगा जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो कहना क्या चाह रही हूँ। अब x और y ऐसे ही निकलेगा, उसमें प्लस था, इसमें मल्टीप्लाई है, उसमें रोटेशन था, तो अगेन उसमें क्या कर रहे थे हम, प्लस एंड रोटेट मल्टीप्लाई, दोनों ही चीज़ें हम फैक्टर को यूज़ कर रहे थे, वो पाइवेट और ओरिजिन दोनों के लिए। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन x डैश y डैश और स्केलिंग फैक्टर, x के लिए स्केलिंग फैक्टर यहाँ और y के लिए स्केलिंग फैक्टर ये, और यहाँ पर x और y, बस इतना सा है।
नाउ इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलिंग क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने कहा क्वेश्चन, स्केल अ पॉलीगन विथ कोऑर्डिनेट A 2,3, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, B इज 6,3 एंड C इज 7,4। बाय कितने से स्केल करना है इस पॉलीगन को, कह रहा है 2 यूनिट इन x डायरेक्शन। मैंने क्या करा, नॉन यूनिफॉर्म वाला ले रखा है, x डायरेक्शन में 2 और इसमें y डायरेक्शन में 3 यूनिट इन y डायरेक्शन। ठीक हो गया। अगर यूनिफॉर्म होता तो 2 यूनिट इन ईच डायरेक्शन आ जाता, या 2 यूनिट इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक ना, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम a कोऑर्डिनेट के लिए ले रहे हैं तो a डैश हमारा क्या होगा, x डैश y डैश इज इक्वल टू हाउ मच, फॉर्मूला क्या है, sx और sy, स्केलिंग ऑफ x स्केलिंग ऑफ y। स्केलिंग ऑफ x कितना है 2, स्केलिंग ऑफ y कितना है 3। यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई 0। अब पहले वाले के लिए निकालना है 2,3, तो कितना आ गया 4 and 9। ये तो आपको जैसे इसमें करना है 2 × 2 4 प्लस 0 × 3 0, तो 4 + 0 4। ठीक हो गया। b डैश इज इक्वल टू x डैश y डैश। इफ एनीवन हैव एनी कन्फ्यूजन, किसी की कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कहना। अब यहाँ पर क्या है, सॉरी 6 and 3, तो क्या होता है 2 × 6 12 प्लस 0 × 3, 0 × 6 0 प्लस 3 × 3 9, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए 12,9। सी डैश के लिए आपके x डैश y डैश इज इक्वल टू हाउ मच, 2 और 0 0,3 सेम है, हेयर 7,4। सी के लिए निकाल लें तो कितना आ गया आपका ये 14,12। अब इसको देख लेते हैं ग्राफ में, क्या ये स्केल हुआ कि नहीं हुआ। स्केल हम क्या करें, ऑल्टर इन शेप। 14 सबसे बड़ा 14, तो मैं इसको यहाँ पर कर दे रही हूँ, नेक्स्ट पेज में ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। ठीक, ग्राफ बनाने के लिए। ठीक, x का कहाँ तक है 14 तक मैक्सिमम और y का 12 तक, x और y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14। Here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 तक हमारा मैक्सिमम चाहिए। अब कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं यहीं पर लिख लेती हूँ। ए डैश के कोऑर्डिनेट हैं आपके 4,9, बी डैश के कोऑर्डिनेट हैं आपके 12,9 और सी डैश के कोऑर्डिनेट हैं आपके 14,12 और ए बी सी जो हमने हमारे ओरिजिनल दिए हैं वो क्या हैं 2,3 6,3 एंड 7,4। अब इसे देख लेते हैं। पहले हम ओरिजिनल वाला बना के देखते हैं क्या होता है। 2,3 हेयर ए 2,3 6,3 6,3 बी कोऑर्डिनेट 7,4
7,4। तो मेरा जो पॉलीगन है वो कुछ इस तरीके का है, जिसे मैंने स्केल करा और मेरे कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हैं, ये हैं। तो 4,9, 4,9 ए डैश, बी 12,9, 12,9 एंड सी इज सी डैश, ये बी डैश निकल गया, 14,12 समथिंग हेयर। तो 14,12। तो अब मेरा पॉलीगन क्या बना, देखिए क्या ये स्केल हुआ, बिल्कुल। इसका साइज इतना ही था। अब जब मैंने उसको स्केल करा x में 2 यूनिट से और y में 3 यूनिट से, तो मेरा ये जो पॉलीगन है वो कुछ शेप उसका बड़ा हो गया। तो यही आपका स्केलिंग है। तो आज हमने देखा ट्रांसलेशन क्या होता है, स्केलिंग क्या होता है, और यहाँ पर रोटेशन। तीनों चीज़ हमने आज इसको पूरा का पूरा चेक देख लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार आप इसे रिवाइज करेंगे, इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू ऑल्सो। देखिए आज हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी भी पॉलीगन या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में शेप, साइज, पोजीशन में चेंजेस, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन। ट्रांसलेशन में रिपोजिशन करना होता है, वो हमने देखा था कि मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करना है। देन ट्रांसलेट उसको कैसे करते हैं, तो ट्रांसलेट करके क्या, ये अगर पॉइंट यहाँ है तो ये कैसे आएगा, ये चीज़ देखी थी। नेक्स्ट हमने ट्रांसलेशन पॉलीगन में देखा था, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन को ट्रांसलेशन में मैंने एक पॉलीगन बनाया था। देखिए इसमें क्या है, सिर्फ ट्रांसलेट हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, स्केल बड़ा हो जा रहा है। ठीक हो गया। रोटेशन में देखा, रोटेशन हमारा क्या है, सर्कुलर पाथ में रोटेट करना हो गया, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में। वहाँ पर फॉर्मूला निकालने के लिए हमने ये चीज़ देखी थी। देन फार्मूला निकालने के बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या था, ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज था। इसमें एक क्वेश्चन हमने देखा था और देखा कि कैसे 45 डिग्री के एंगल में क्या कोऑर्डिनेट उसके निकल रहे हैं। नाउ स्केलिंग के लिए हमारा क्या है, साइज़ को ऑल्टर करना। साइज़ के ऑल्टर करने का मतलब है कि उसके साइज़ को ट्वाइस कर देना, थ्राइस कर देना, बड़ा कर देना या फिर हाफ कर देना, ये सब चीज़ें। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हुआ और एक क्वेश्चन हमने इसे सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अगर हो सका तो उसी दिन, नहीं तो अदरवाइज वी विल डू सम न्यूमेरिकल ऑफ कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।